हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न हिंदी टुगेदर में। आज की क्लास में हम यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 को सॉल्व करेंगे, जो पेपर 1 में पूछा गया था। ठीक है, इसके भाग 2 में हिंदी के प्रश्न आए थे। भाग 1 में क्या था, सीडीपी के 30 प्रश्न थे, 1 से 30 तक। ओके, तो हिंदी के प्रश्न 31 नंबर से शुरू हुए थे। तो पहला क्या है, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। मौखिक अभिव्यक्ति यानी जो मुख से बोली जाए, मुख से जो अभिव्यक्त हो। तो ऑप्शन है आशुभाषण, श्रुत लेखन, सुलेख और शुद्ध वर्तनी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आशुभाषण, क्योंकि आशुभाषण क्या होता है, तुरंत भाषण दे देना, वो आशुभाषण कहलाता है। तो मौखिक यानी मुख से जो अभिव्यक्ति हो रही है वो आशुभाषण ही है। बाकी श्रुत लेखन, सुलेख और शुद्ध वर्तनी ये मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा की बोलियां हैं। हिंदी भाषा की कुल कितनी बोलियां हैं? ऑप्शंस हैं, क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 है 22, ऑप्शन नंबर 2 है 18, ऑप्शन नंबर 3 25, ऑप्शन नंबर 4 है 15। तो हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। 18 बोलियां कैसे हैं देख लेते हैं। हिंदी में 5 उपबोलियां हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, कितनी है? 5 उपबोलियां हैं। इन पांचों का क्या क्या नाम है? पहला है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। इसमें कितनी हैं? 6 बोलियां हैं। दूसरा है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तीसरा है बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। चौथा है पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। और पांचवा है राजस्थानी। ओके, तो पश्चिमी हिंदी में 5 प्लस पूर्वी हिंदी में 3, बिहारी हिंदी में 3, पहाड़ी हिंदी में 2 और राजस्थानी हिंदी में 4। टोटल मिला के कितनी हो जाती हैं? 18 बोलियां। ओके, तो याद रखेंगे, हिंदी में कुल 5 उपबोलियां और 18 बोलियां हैं। ठीक है, क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट में अपना आंसर ज़रूर लिखें। तीसरा क्वेश्चन है, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। सामाजिक शब्द में मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है? प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के, मूल शब्द के पीछे पीछे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें प्रत्यय बोलते हैं। तो देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन है समाज प्लस इक, सा प्लस माजिक, सामा प्लस जिक, समाज प्लस इक। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा समाज प्लस इक। समाज इसमें मूल शब्द है और इक क्या है? प्रत्यय है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अखिलेश। ये पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित हुई थी। ये लिखा है यहाँ पे, ये पत्रिका लखनऊ से 1999 में प्रकाशित हुई थी। किसके द्वारा? अखिलेश के द्वारा। ओके, आगे देखते हैं। पंक्ति दी गई है, 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? तो ऑप्शंस हैं जगनिक, नरपतिनाल, चंदबरदाई, विद्यापति। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? जगनिक की हैं। जगनिक की रचना है परमाल रासो, परमाल रासो। ये आदिकाल के कवि हैं।
ये चारों ही आदिकाल के कवि हैं। और जिस भी रचना में रासो शब्द जुड़ा हो, ये सारी रचनाएं आदिकाल की होती हैं। आगे देखते हैं, दिया है अकाल का पर्यायवाची है। अकाल शब्द का पर्यायवाची क्या है? इसके ऑप्शंस है अपरिहार्य, अधियारा, अक्षत, दुर्भिक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्भिक्ष। अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष होता है। ओके, आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य क्या दिया गया है? क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं? अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। और छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, ये एक मिश्र वाक्य है। और छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, ये वाला एक संयुक्त वाक्य है। बाकी पहला और चौथा ये सिंपल या साधारण वाक्य है। आगे देखते हैं, दिया है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। एक शब्द है, देखेंगे। पहला है अनाहूत। अनाहूत होता है जिसे बुलाया ना गया हो, के लिए होता है अनाहूत। अपरिमेय होता है जिसको मापा ना जा सके। अप्रत्याशित, अप्रत्याशित होता है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, यानी उत्तर होगा अप्रत्याशित। प्रत्याशा होता है जिसकी आशा की गई हो। आगे देखते हैं, मुझे उठाया नहीं गया वाक्य में वाच्य है। इसमें कौन सा वाच्य होगा? इसमें देखिए पहला ही ऑप्शन दे दिया गया था, इनमें से कोई नहीं। और दूसरा ऑप्शन है भाववाच्य, तीसरा है कर्मवाच्य और चौथा है कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, वो कर्तृवाच्य होता है जिस वाक्य में। और जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वो कर्मवाच्य होता है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है इस वाक्य में, इसलिए हमेशा ये नहीं देखते हैं। ज़्यादातर ये नहीं वाले जो वाक्य होते हैं वो भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। ओके, आगे देखते हैं, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसका संधि विच्छेद क्या होगा देखते हैं। पहले दिया निष्धन कपट, निधन कपट, निष्धन कपट या निधन कपट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निधन कपट। इसमें क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, इसमें विसर्ग संधि का नियम लग रहा है। ओके, इसलिए विसर्ग क्या हो गया है? मूर्धा शा में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, विसर्ग संधि को मैंने अपने चैनल पर बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर इसके बाद वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छे से विसर्ग संधि समझ में आ जाएगी। आगे देखते हैं, दिया इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। तो कौन से देश में किया जाता है? मॉरिशस में, पाकिस्तान में, दक्षिण अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका राइट आंसर है मॉरिशस में। मॉरिशस ऐसा देश है जहाँ पर हिंदी भाषा में लिखने या बोलने का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे क्या है? अगला प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? पहले तो जान लेते हैं सूरसागर किसकी रचना है। तो सूरसागर किसकी है? सूरदास की रचना है। सूरदास भक्तिकाल के कवि हैं। इसका ऑप्शन है छत्तीसगढ़,
ब्रज, बुंदेली, अवधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज। सूरदास की अधिकतर रचनाएं किसमें हैं? ब्रज भाषा में ही रचित हैं। इनकी अन्य रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी। आगे देखते हैं। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी लिखी है? तो इसके ऑप्शंस हैं रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान और सुमित्रा कुमारी चौहान। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो वसंत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? क्षेत्रीय शब्द में कौन सा विशेषण है? कौन सा है? सार्वनामिक है, परिमाण बोधक है, संख्यावाचक है या गुणवाचक है? तो देख लेते हैं सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। जो सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं। तो ये कोई सर्वनाम तो नहीं है। परिमाण बोधक होता है, किसी संज्ञा की माप तोल बताने वाले शब्द क्या होते हैं? वो परिमाण बोधक होते हैं। संख्यावाचक होते हैं जिसमें कोई संख्या हो, और गुणवाचक होते हैं स्थान या किसी संज्ञा के गुण को बताना, वो क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो क्षेत्रीय में क्या है? गुणवाचक विशेषण है। कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? गुणवाचक। आगे बढ़ते हैं। चौराहा शब्द में समास है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्विगु समास या द्वंद्व समास या कर्मधारय। आगे देखते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो देखेंगे क्या सही है। अनुग्रहित, अनुग्रहीत, अनुगृहित, अनुगृहीत या अनुग्रहीत। तो इसमें सही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, अनुगृहीत। आगे है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द बताना है। कौन सा शब्द शुद्ध है? पैतृक, पैतृक या पैतृक या पैतृक। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये वाला पैतृक ऐसे लिखा जाता है। ये वाला शब्द शुद्ध है। ठीक है, आगे दिया गया है श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो वर्णों का उच्चारण स्थान में से हमेशा एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसको ज़रूर याद कर लें। तो श क्या है? 3 प्रकार के श होते हैं। एक होता है दंत श, एक होता है तालव्य श और एक होता है मूर्धन्य श। ठीक है, तो ये कौन सा है? तालव्य श है। उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। ठीक है, मूर्धा कौन सा हो जाएगा? ये वाला। दंत हो जाएगा ये वाला। ओके, आगे है अत्यंत शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत शब्द में उपसर्ग बताना है। अत्यंत बना है अति प्लस अंत से। अति प्लस अंत मिलकर बना है अत्यंत। तो उपसर्ग होते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं। तो ये क्या हो गया? अति, इसका उपसर्ग हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है, अति। ठीक है, आगे है उपत्यका। उपत्यका का अर्थ है, उपत्यका का अर्थ क्या होता है? इसके विकल्प दिए गए हैं। पर्वत के पास की भूमि, पर्वत का शिखर, प्राणियों के पेट का एक अंग, और लास्ट है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्वत के पास की भूमि।
क्या है, पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं। आगे दिए गए प्रश्न नंबर 51 से 55 तक दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प छांटिए। तो गद्यांश को पढ़ने से पहले हमेशा प्रश्न को पढ़ लेना चाहिए ताकि हमें गद्यांश में से सही उत्तर ढूंढने में आसानी हो। तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या है, घुमक्कड़ शब्द कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पहला क्या दिया गया है, कड़, अड़, ड़ या अक्कड़। तो घुमक्कड़ शब्द बना है घूम प्लस अक्कड़, अक्कड़, अक्कड़। तो इसमें क्या पूछा गया था, प्रत्यय पूछा गया। तो प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है, इसलिए इसमें क्या है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें गद्यांश पढ़ने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 51 है, ठीक है। आगे 52 क्या दिया गया, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसको हम देख लेंगे पैराग्राफ में। आगे देखते हैं, स्वच्छंद शब्द में कौन सी संधि है? स्वच्छंद शब्द यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, स्वच्छंद ऐसे लिखा जाएगा, स्वच्छंद। इसमें कौन सी संधि है? तो इसका पहले संधि विच्छेद कर लेंगे। क्या होता है, स्वधन छंद, स्वाधन छंद मिलकर बनता है स्वच्छंद। वा में एक स्वर वा में क्या है, आ है, प्लस छंद में पहला वर्ण छा है। तो ये स्वर प्लस व्यंजन में संधि हो रही है, इसलिए इसमें व्यंजन संधि है, ठीक है, व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। व्यंजन संधि भी मैंने पढ़ा दिया है, उसको अगर आप समझना चाहते हैं अच्छे से तो ज़रूर मेरी क्लासेस देखिए व्यंजन संधि की, जिसमें व्यंजन संधि को बहुत विस्तार पूर्वक और अच्छे से ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ाया है, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? ठीक है। और पांचवा प्रश्न है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो क्या क्या क्वेश्चन है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, उसकी अवस्था, और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। अब पढ़ेंगे हम पैराग्राफ। लिखा है, आदिम आर्य घुमक्कड़ी ही थे, यहाँ से वहाँ घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने ना धारण किया होता, यदि ये एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। तो ये क्वेश्चन हमको आंसर मिल गया, कितने वर्ष की, 35 वर्ष की आयु में। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक के निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत भिक्खवे चारिक हे भिक्षुए, उन्होंने कहा था, चरथ भिक्खवे चारिक हे भिक्षुओं, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत नहीं गए, किंतु
अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरक भिक्ख है, चारिक हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यदि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया था। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया था। वैशाली में जन्म लिया। तो क्या है महावीर का जन्म? वैशाली में। आगे देखते हैं, पावा में शरीर त्याग किया, जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। गद्यांश पढ़ लिया। अब हम आंसर देते हैं। पहले प्रश्न को हम कर चुके थे। दूसरा क्या है? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमने पढ़ा वैशाली में। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि हमने पढ़ लिया था। आगे, महात्मा बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तब उनकी अवस्था 35 वर्ष की थी। ये भी गद्यांश में दिया गया है। आगे है लास्ट, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो हमने पढ़ा वैदिक धर्म। ठीक है, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से इसका अर्थ नहीं है। आगे देखते हैं, अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है? उच्चारण स्थान से देखिए 2 क्वेश्चन आए हैं। तो उच्चारण स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है वर्णमाला में। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, तालु या नासिक्य। तो इसमें सही हो जाएगा नासिक्य। तो अंग क्या है? 5वां वर्ण है। का वर्ग का 5वां वर्ण है। तो सभी वर्ग के 5वें वर्ण क्या होते हैं? नासिक्य व्यंजन होते हैं। ये मैंने अपनी वर्णमाला वाली क्लास में पढ़ाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? मलमल क्या है? एक कपड़ा है, समझ लीजिए एक वस्तु है जिसकी विशेषता बता रहा है। 4 गज क्या है? कितना है? 4 गज है। तो ये सार्वनामिक तो नहीं है। मैंने भी ऊपर बताया था कि जो परिमाण या किसी की मापतोल बताते हैं वो क्या होते हैं? परिमाण बोधक होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, परिमाण बोधक। ठीक है, इसमें पूछ रहा है समास का विलोम क्या है? समास का विलोम, समास का विलोम क्या होता है? साहसिक, समस्या, सामासिक या व्यास। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यास। समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। ठीक है, सुन्न का तत्सम रूप क्या है? तो तत्सम क्या होता है? जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं उनको तत्सम बोलते हैं, और वे शब्द जो संस्कृत के शब्दों में रूपांतरण करके हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें तद्भव बोलते हैं। तो शून्य क्या है? एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। शून्य ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो तत्सम शब्द हमेशा संस्कृत के शब्दों से मिलते जुलते हैं, या जिसको हम शुद्ध हिंदी बोल देते हैं। ठीक है, आँख की किरकिरी होना का अर्थ है, ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? बहुत प्रिय होना। पहला ऑप्शन है बहुत प्रिय होना, दूसरा है कष्टदायक होना, और तीसरा है धोखा देना, और चौथा है अप्रिय लगना।
तो इसमें चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। आँख की किरकिरी होना का अर्थ है अप्रिय लगना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 30 प्रश्न ख़त्म। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताइए कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। 30 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं उसको कमेंट में बताइए। चलिए फिर मिलते हैं।